एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत अधिक संख्या में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उसका एग्ज़ाम कब तक होगा और कब तक उसमें जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होके ज्वाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कब तक वो मतलब फाइनली पूरी वैकेंसी कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सबको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो ग्रुप डी का आपका पेपर होने वाला, मतलब जो फॉर्म आए हुए थे लगभग 32,000 प्लस आपके उसमें पोस्ट थे, तो उसमें जो फॉर्म संख्या होने की मतलब जितने कितने फॉर्म उसमें अप्लाई हुए हैं, अगर उसके नंबर ऑफ फॉर्म बात कर लें तो वो 1,08,00,000 फॉर्म आपके आवेदन हुए हैं, आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ऐसा रेलवे ने एक आंकड़ा दिया है कि इसमें 1,08,00,000 आवेदन हुए हैं। पिछली जो वैकेंसी थी उसमें भी 1 करोड़ प्लस में ही आपके आवेदन हुए थे, लगभग 1,05,00,000 कुछ आवेदन हुए थे उसमें। और सेम थोड़ा सा मतलब थोड़ा इंक्रीज हुआ है नंबर, और इसमें भी वैसे ही लगभग आवेदन हुए हैं। तो सबसे बड़ा डाउट ये है कि आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि जैसे आरपीएफ कांस्टेबल का जब तक एग्ज़ाम हुआ था या फिर आरपीएफ एसआई का, तब तक लोगों में ग्रुप डी को लेके एक अलग जोश था। लेकिन इस टाइम क्या है कि उनका जोश थोड़ा सा डाउन हो रहा है और वो लोग अपनी तैयारी थोड़ा सा खींच रहे हैं पीछे अपना हाथ। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है। आप सबने अगर उसमें फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि उसका जून में एग्ज़ाम होना है। जून में उसका एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि रेलवे अपने एग्ज़ाम को कराने में कितना ज़्यादा, मतलब अगर उसने कह दिया कि उसको ये एग्ज़ाम करवाना है तो फिर वो करवाएगा, और वो बहुत लंबा गैप नहीं देता है आपको। तो सेम आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो एग्ज़ाम टाइम आपका दिया गया है उसमें एग्ज़ाम होने के बाद आपको कुछ दिन का आपको रिलैक्स दिया जाएगा, और फिर आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। ज़्यादातर अगर मैं चांसेस कहूँ तो अगस्त में 95% चांस है कि आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त में। अगस्त हाफ से या फिर जुलाई लास्ट से अगर हम बात करें तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। जैसा कि मैं बहुत सारे देख रही थी वीडियोस वगैरह, चाहे वो कोई भी जो भी ट्रस्टेड टीचर हैं आपको आपके जिन पे आप बिलीव करके पढ़ाई करते हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो एनटीपीसी से लगभग 60 दिन आपको गैप दिया जाएगा और आपके फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा कूल नहीं होना है कि आपको जो पढ़ाई है उसको थोड़ा कम कर देना है या आपकी जो मेहनत है वो चीज़ कम कर देनी है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी का जो पेपर बनने वाला है वो किस तरह से बनने वाला है। कंपटीशन इसमें कितना ज़्यादा है और इसमें जीतेगा वही जिसने अपना मतलब सब कुछ पूरा इसमें समर्पित हो गया है और पूरा एकदम तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। तो आप लोग के पास अगर सही बात करें तो बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि अभी चल रहा है आपका मई। मई आपका पूरा खत्म होने वाला है। जून जुलाई लगभग आपके पास, अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो 60 से 65 दिन बचे हैं। अगस्त को तो आप काउंट ही मत करिए, क्योंकि अगर आपका पेपर डेट आ गई तो फिर आपके 10 और 15 दिन तो आपके टेंशन में बीत जाएंगे। आपको उतना आप मतलब जितना स्ट्रेस लेंगे उतनी आपकी पढ़ाई डाउन होती चली जाएगी, और पेपर की 2-4 दिन पहले की हम कोई गणना नहीं करते हैं। तो अगर मोटे तौर पे बात करें तो 60 से 65 दिन हम लोग के पास बचे हैं इस तैयारी को बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूटी अपनी बढ़ाने के लिए और अपने जो नंबर ऑफ आवर्स हैं उसको बढ़ाने के लिए। तो आप लोग को बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ, जीएस, करंट अफेयर। थोड़ा सा स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि सबकी अपने अपने स्ट्रेटजी होगी। कोई 8 घंटे पढ़ाई कर रहा होगा, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई बिल्कुल घंटे नहीं काउंट कर रहा होगा। वो मतलब हर टाइम उसके लिए पढ़ाई के लिए ही है, वो एनी टाइम अपना पढ़ाई कर रहा होगा। तो आपके घंटे नहीं मैटर करते हैं, आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं अगर आप उसमें मतलब क्वालिटी है आपके आवर्स में तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो आपके थोड़ा सा मैं अगर पेपर पैटर्न की बात कर लूँ, जो आपके पेपर बनेगा उसमें आपके 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, आपको उसमें सॉल्व करना होगा। मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, जीएस के क्वेश्चन रहेंगे और आपके करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन आपके इंक्लूड रहेंगे। अगर वेटेज की बात करें कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहेगा, तो मैथ का और करंट अफेयर का। जीएस का वेटेज भी रहेगा नो डाउट, लेकिन आपके मैथ और करंट अफेयर्स ये आपको ज़्यादा फोकस करना है, फिर उसके बाद आप जीएस करना है। जीएस में आप हमेशा जान लीजिए कि आपको रट्टा मार के नहीं पढ़ना है। रेलवे के कुछ स्पेसिफिक आपके
चैप्टर्स होते हैं, कुछ मतलब उनके पसंदीदा चैप्टर होते हैं जिसमें से वो क्वेश्चन पूछते हैं। स्टैटिक जीके बहुत ही बढ़िया कंप्लीट कर लेना है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये दोनों मतलब जान है रेलवे की, कि वो अपने इस क्वेश्चन स्टैटिक जीके में तो बहुत ही ज़्यादा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे आप RPFSI देख लेंगे, RPF कांस्टेबल देख लेंगे, या रेलवे के कोई भी एग्जाम देख लेंगे, GD और रेलवे, दो चीज़ ऐसे हैं कि वो स्टैटिक जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब SSC और रेलवे अगर बेसिकली बात करें तो इसमें आपकी 1/3 की मार्किंग भी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आपको पता है कि आपको 1/3 की नकारात्मक अंक भी आपको दिए जाएंगे। 4 स्टेप हैं आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा वो है, देन आपका DV है, उसके बाद आपका मेडिकल है, और उसके बाद फिर आपकी जॉइनिंग होगी। तो लगभग आपके 4 स्टेप हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक स्टेप है वो तो पहला ही है। मतलब 1,08,00,000 फॉर्म, आप इसको गिन ही नहीं सकते हैं कि ये कितने अधिक संख्या में फॉर्म है और कितना लंबा डेटा ये आया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत दिनों से, लगभग अगर जब से 2019 के बाद से, वो कंटिन्यू इस पे ही फोकस किए हुए हैं, ग्रुप डी पे ही। क्योंकि आप भले इसको कहते हैं कि ये ग्रुप डी का फॉर्म है, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। इसमें आपको तमाम तरह के पोस्ट इंक्लूड मिलते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको अलग अलग पोस्ट मिलते हैं इसमें देखने को। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने जो भी डेज आपके बचे हैं, 65 डेज, 60 to 65 डेज जो भी आपके पास लेफ्ट रह गए हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। अपने हर एक टाइम को बहुत अच्छे यूज़ करना है, और सबसे ज़्यादा आप फोकस मैथ, स्टैटिक जीके और करंट पे करिए। करंट आपका मतलब आप मान के चलिए कि आप 23 से कवर करिए, 23, 24, 25, क्योंकि फॉर्म आपका पुराना आया है, मतलब काफ़ी दिन हो गए फॉर्म अप्लाई हुए। तो आपको 24 की करंट भी पढ़नी है और प्लस 23 का करंट भी पढ़ना है। और आपको पूरा मई, या मैं अगर बात करूँ अगर अगस्त में पेपर होगा तो आपको जून तक का पूरा करंट पढ़ना है। ये आपको नई नई मैगजीन आएगी, आपको उसमें पढ़ना है। और एक चीज़ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि करंट्स मतलब बहुत उनके लिए टफ होता है पढ़ने, कि करंट वो कैसे पढ़ें या फिर उसको याद कैसे करें, क्योंकि करंट याद नहीं होता है। तो डेली आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऐसे चैनल को फॉलो कर रहे हैं जो आपको रेगुलर करंट करवा रहे हैं, करंट के क्वेश्चन, तो आप उनको फॉलो करिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसके बाद जब आपका एग्ज़ाम टाइम आ जाता है, तब फिर आप कोई ऐसी मैगज़ीन लीजिए जिसमें आपके पूरे 6 महीने के या साल भर के करंट रहते हैं। तो उसमें आपका रिवीजन भी होगा, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके क्लास में ऑलरेडी करवाए गए होंगे। तो आप करंट्स की अच्छी नोट्स बनाइए। बाकी मैथ तो आपको पता ही है कि मैथ में आपका जितना आपकी मतलब कैलकुलेशन अच्छा होगा, जितनी आपकी स्पीड अच्छी होगी, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप बना पाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सारी चीज़ें आती रहती है, लेकिन हम अपना टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, और अपना मतलब 101% दे ही नहीं पाते हैं। रीज़न ये रहता है कि हमसे क्वेश्चन छूट जाते हैं, और आने के बाद अगर हमको कोई अफसोस होता है तो यही होता है कि ये क्वेश्चन हमको आ रहा था और हमसे मिस हो गया। जैसा कि अगर मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस बात करूँ, और तब अगर आप ऐसा बात बताते हैं कि मुझे ये आ रहा था लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो लोग आपकी फिर कोई नहीं सुनते। फिर वो यही कहते हैं कि तुम फेलियर हो, तुमको मतलब आता ही नहीं है, तुम्हारा होगा ही नहीं कुछ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आप अपने मन में ही रोते रहते हैं, आप उनको कुछ समझा नहीं सकते, और आप स्वयं को भी नहीं समझा सकते हैं। क्योंकि मतलब आपको जब भी रियलाइज़ होगा तो यही रियलाइज़ होगा कि हमको ये क्वेश्चन आ रहा था, शायद मैंने अगर किया होता इसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस पे कंसंट्रेट हो जाइए, आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। मॉक टेस्ट आप रेगुलर दीजिए, अभी आपके पास अगर समय है, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं देना चाहते हैं तो आपको वीक में 4 दिन तो आपको मॉक टेस्ट देना ही है। 3 दिन आप स्किप कर दीजिए, लेकिन 4 दिन दीजिए, और अल्टरनेट डेज पे, कंटिन्यू नहीं, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन आपको देना है। तो लगभग 4 दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए। अगर 3 दिन दे रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन 3 से 4 दिन आपको देना ही देना है। और आप फिर रिवीजन पे डिपेंड हो जाइए, और मैथ की जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।